जितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मशीनरी या किसी भी सिस्टम के प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों को समझना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उनमें आने वाली प्रॉब्लम्स को समझना और उनके पीछे के कारण को समझना। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं और डिकोड करेंगे कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं स्क्रू कंप्रेशर में आती हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, और किस तरीके से आप पता लगाएंगे कि कौन कौन से कॉज हैं इसके पीछे, कारण हैं इसके पीछे, और किस तरीके से आपको उसको सही करना होता है। तो इससे पहले भी हमने स्क्रू कंप्रेसर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था स्क्रू कंप्रेसर से रिलेटेड उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसके पार्ट्स, जो कैपेसिटी कंट्रोल लॉजिक सिस्टम होता है किस तरीके से वर्क करता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट, कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल होते हैं जो कि कंप्रेसर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था INT69 HPY, एक मॉड्यूल मैंने आपको बताया था किस तरीके से वो कॉइल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी कुछ बता दिया है मैंने स्क्रू कंप्रेसर से रिलेटेड, वो उसका थ्योरी पोर्शन था। और ये जो पोर्शन है ये एक प्रैक्टिकल तौर पे है, जब आप ऑन फील्ड देखते हैं कंप्रेसर को या कंप्रेसर पे वर्क करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ पाए स्क्रू कंप्रेसर का, और इस पोर्शन से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको डील करना होता है किसी एक कंप्रेसर के साथ, जब कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है जो कि आपके कंप्रेसर के अकॉर्डिंग नहीं रहती हैं, तो इन तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास जो कि आप देख सकते हैं। ये वो मेजर और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको हर एक स्क्रू कंप्रेसर में देखने को मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं है स्क्रू कंप्रेसर में, और अदर कंप्रेसर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ये रिलेट करती हैं सब प्रेशर, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो ये सारी चीज़ें अदर कंप्रेसर में भी होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्रॉब्लम्स अदर कंप्रेसर के लिए भी है। तो ये सभी कंप्रेसर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट को डिटेल में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पर दे रखा है सडन ट्रिप ऑफ मोटर। तो जब कभी भी आपका जो कंप्रेसर है उसकी मोटर के वजह से सडन ट्रिप होता है, तो उसके पीछे क्या कॉज रहते हैं, कारण रहते हैं, उनको समझते हैं। तो पहला जो कॉज यहाँ पर दिया गया है वो है आपका लो सक्शन प्रेशर कॉज लो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो सक्शन प्रेशर है अगर वो कम होता है तो उसके वजह से भी आपका जो मोटर है कंप्रेसर का वो ट्रिप हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप रेफ्रिजरेंट को अंडर चार्ज करते हैं या ओवर चार्ज करते हैं किसी भी चिलर में, यानी कि रेफ्रिजरेंट आपने ज़्यादा चार्ज कर दी है ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर से या कम चार्ज कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कॉइल के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है, और कॉइल के ऊपर अगर लोड पड़ेगा तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। और मैंने बता रखा है कुछ ऐसी सेफ्टीज़ होती हैं जो कि कॉइल को जलने से बचाती हैं। अगर उसका जो टेम्परेचर है एबनॉर्मल तरीके से राइज हो रहा है तो क्या करेगा, जो कॉइल का एक सेट पॉइंट टेम्परेचर होता है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ने लगता है टेम्परेचर, तो ऐसी कंडीशन में मोटर ट्रिप हो जाती है कॉइल को बचाने के लिए। तो ये कंडीशन हो सकती है वहाँ पर। बट यहाँ पर जो रेमेडी दी गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेमेडी दी गई है, इंस्टॉल लिक्विड इंजेक्शन टू मोटर कॉइल। अब जिसको लिक्विड इंजेक्शन नहीं पता है वो पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। लिक्विड इंजेक्शन एक सिस्टम होता है जो कि कंप्रेसर को एक्सटर्नल तौर पे कूलिंग या कूलेंट की तरह प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि आपको पता है कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट होता है चिलर का जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है जहाँ पर एबनॉर्मल तरीके से और ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है। तो ऐसे में इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम जो मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करा जा सकता है। और ये मोटर साइड पे भी लगाया जाता है, अगर कंप्रेसर साइड पे भी लगाना चाहते हैं जहाँ पर कंप्रेसर चैम्बर होता है वहाँ पर भी इसको इंस्टॉल किया जाता है। जिन्होंने पिछली वीडियो देख रखी है उनको पता होगा ये किस तरीके से कनेक्ट होता है। दूसरा जो कारण है सडन ट्रिप ऑफ मोटर का वो है रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज। अब जब कभी भी मैंने आपको बताया अंडर चार्ज ओवर चार्ज कंडीशन में कॉइल पे लोड पड़ता है, तो यहाँ पर लिखा गया है रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज। रेफ्रिजरेंट की अगर शॉर्टेज रहेगी सिस्टम के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर कम ही रहेगा, और प्रेशर कम रहेगा तो लो सक्शन प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज है तो गैस को चार्ज करना है। अगर आप डे टू डे लाइफ में किसी एक चिलर को ऑपरेट करते हैं तो आपको पता होता है उसका ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर कितना होता है। ऑब्वियस ही बात है अचानक से किसी भी सिस्टम का रेफ्रिजरेंट बढ़ नहीं जाता है, प्रेशर टेम्परेचर अचानक से नहीं बढ़ता है, या जब तक जो आप रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं करते हैं तब तक उसका प्रेशर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। हाँ, ये हो सकता है
कि लीक वाली कंडीशन में अगर लीकेज हो जाता है तब प्रेशर टेम्परेचर अचानक से घट सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए किसी भी चिलर का जिसको आप डे टू डे लाइफ में ऑपरेट करते हैं। अगर उसमें गिरावट देखने को मिलती है तो उसका मतलब उसमें लीकेज है। पहले उसकी लीकेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर जाके आपको गैस को चार्ज करना होता है। तीसरा प्रॉब्लम है सक्शन फिल्टर क्लॉग्ड। तो इवेपोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट इंटर करता है कंप्रेसर में, वो उसका सक्शन साइड होता है और वहाँ पर एक फ़िल्टर कनेक्ट होता है। अगर वो गंदा हो चुका है, क्लॉग्ड हो चुका है, तो आपको उसको या तो साफ़ करना होता है या तो रिप्लेस करना होता है। चौथा प्रॉब्लम है हाई सक्शन टेम्परेचर, और इसी के साथ नीचे वाला प्रॉब्लम जो है उसको भी बता देता हूँ। जो कॉज है हाई सक्शन टेम्परेचर और हाई सक्शन सुपर हीट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है कंप्रेसर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इवेपोरेटर से आने वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसको सुपर हीट किया जाता है। सैचुरेटर जो उसका टेम्परेचर होता है उससे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि लिक्विड इंटर ना करे कंप्रेसर के अंदर। जो डिज़ाइन होता है कंप्रेसर के अंदर का, वो सिर्फ और सिर्फ वेपर को कंप्रेस करने के लिए ही होता है, ना कि लिक्विड के लिए। तो इसलिए सक्शन से जब रेफ्रिजरेंट इंटर कर रही होती है तो वो सुपर हीटेड होनी चाहिए, जिससे कि वेपर फॉर्म इंटर करे कंप्रेसर के अंदर। अब वो ज़्यादा सुपर हीटेड हो जाती है या सक्शन साइड से आने वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक तो कंप्रेसर के अंदर का टेम्परेचर वैसे ही हाई रहता है और फिर और ज़्यादा बढ़ने के वजह से जो अंदर के पार्ट्स हैं उनके जलने के चांसेस रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स कंप्रेसर के अंदर, खास करके कॉइल के, वो क्या करेंगे, मोटर को ट्रिप करा देते हैं। रेमेडी में यहाँ पर क्या दिखा रखा है, एडजस्ट सुपर हीट। आपको सुपर हीट को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर कंप्रेसर या चिलर, या आपको लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम लगाना होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है वो है अनस्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और फेलियर। जब कभी भी सिंगल फेसिंग सीक्वेंस ये सब चीज़ें होती हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो ऐसे में बार बार कंप्रेसर के ऑन ऑफ होने से भी उसका भी एक लिमिट होती है। अगर बार बार कम पीरियड में वो ऑन ऑफ होता है, बार बार ट्रिप होता है, तो उसमें टाइमर आ जाता है, और वो जब तक टाइमर कंप्लीट नहीं होता है या टाइमिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो ऑन नहीं होता है। या ओवरलोड के वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, जो कि अगला पॉइंट है भी, मोटर ओवरलोड। अगर जो मोटर है वो ज़्यादा ओवरलोड हो चुकी है, उस वजह से उसका टेम्परेचर राइज होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेंसर ट्रिप करा देगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी सडन ट्रिप ऑफ मोटर की। लास्ट पॉइंट है इसमें, बैड मोटर कॉइल कॉजिंग टेम्परेचर राइजिंग रैपिडली। तो जो मोटर कॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो चुकी है या उसका जो मटेरियल है वो बहुत ख़राब हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसका टेम्परेचर राइज़ होगा। टेम्परेचर राइज़ होना और जो सेंसर है वो अपना वर्क यहाँ पर करेगा और मोटर को ट्रिप करा देगा। तो इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहली जो प्रॉब्लम थी वो हमने देख ली, उसके कॉजेज़ देख लिए, उसकी रेमेडी देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, या दूसरा प्रॉब्लम है आपका कंप्रेसर अनेबल टू अनलोड। अब जो कंप्रेसर है वो आपका लोड पे नहीं जा पा रहा है या अपनी 100% कैपेसिटी पे रन नहीं कर पा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, लो एम्बिएंट टेम्परेचर। चलो, अगर लो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो चिलर है वो फुल लोड पे नहीं रन करेगा, क्योंकि वो जल्दी सेट पॉइंट अचीव, जो टेम्परेचर सेट पॉइंट होगा आपका चिलर का, वो जल्दी अचीव कर लेगा। दूसरा जो इसी में है, लो एम्बिएंट टेम्परेचर और हाई ऑयल विस्कोसिटी। अगर ऑयल ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और ये सर्दियों में हो सकता है जब आप ऑयल हीटर बंद कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, ऑयल ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और ऑयल के ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से ऑयल हर एक माइनर पार्ट, जो बारीक से बारीक पार्ट होते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जो कि फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट करता है पार्ट्स के अंदर, या जो कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं उनमें प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। और मैंने आपको पहले बता रखा है, स्क्रू कंप्रेसर के अंदर ऑयल की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कंप्रेसर चैम्बर होता है या आपका जो स्लाइडिंग वाल होता है उसका चैम्बर होता है, उसके ऑयल इंटर करता है। जब उसमें ऑयल इंटर करता है, उसी के वजह से जो स्लाइडिंग वाल है, पिस्टन है, वो आगे पीछे मूव करता है। अगर ऑयल वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा तो पिस्टन जो है या स्लाइडिंग वाल अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप कंप्रेसर ऑन करें उससे पहले आपका हीटर ऑन रहना चाहिए, जो कि ऑयल को गर्म रखता है, उसको गाढ़ा होने से बचाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, कैपिलरी क्लॉग्ड। तो स्क्रू कंप्रेसर में ऑयल को जो कंप्रेशन चैम्बर होता है या स्लाइडिंग वाल का चैम्बर होता है, वहाँ पर भेजने के लिए कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। अगर वो कैपिलरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं तो क्या होगा, जो ऑयल है वो इंटर नहीं कर पाएगा चैम्बर में,
जिसके वजह से ऑब्वियस सी बात है आपका कंप्रेसर लोड पे नहीं जा पाएगा। तो आपको कैपिलरी साफ़ करनी है या तो रिप्लेस करनी है। मॉड्यूलेशन सोलेनॉइड वाल्व क्लॉग्ड और सोलेनॉइड वाल्व कॉइल बर्न। तो यहाँ पर उन कैपिलरी जो ट्यूब्स होती हैं उनमें सोलेनॉइड वाल्व्स लगाए जाते हैं, वो एक गेट की तरह काम करते हैं, ऑयल को जाने देते हैं, ऑयल को जाने से रोकते हैं। तो अगर वो जो सोलेनॉइड वाल्व्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं या जल चुके हैं तो इस वजह से भी क्या होगा, ऑयल के इंटर और एग्जिट में प्रॉब्लम होगी और उस स्लाइडिंग वाल्व प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और आपका कंप्रेसर लोड पे नहीं जा पाएगा। इंटरनल बिल्डिंग ऑयल लाइन क्लॉग्ड। तो इंटरनल जो बिल्डिंग लाइन होती है अगर वो क्लॉग्ड हो चुकी है, वो जाम हो चुकी है, तो उसको आपको क्लियर करना होगा। पिस्टन स्टकअप, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये अगले प्रॉब्लम में भी आपको देखने को मिलेगा। जो पिस्टन होता है अगर वो स्टक हो चुका है, आपको पता है उसमें पिस्टन लगा रहता है स्लाइडिंग वाल्व के साथ, तो वो अगर स्टक हो चुका है, अटक चुका है एक जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक स्लाइडिंग वाले पिस्टन आगे पीछे नहीं होगा तो कंप्रेसर ना तो लोड पर जाएगा ना तो अनलोड हो पाएगा, वो एक ही कंडीशन में स्टक हो जाएगा। तो आपको पिस्टन को रिप्लेस करना है। ऑयल फिल्टर कार्टिलेज क्लॉग्ड। जो ऑयल को फिल्टर करने वाला कार्टिलेज होता है अगर वो क्लॉग्ड हो चुका है, वो जाम हो चुका है, तो क्या होगा, ऑयल आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसका लास्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम है टू स्मॉल द हाई लो प्रेशर डिफरेंशियल। अगर प्रेशर डिफरेंशियल चिलर के अंदर का काफ़ी कम है, हाई लो जो प्रेशर डिफरेंशियल होता है वो बहुत कम रखा गया है, तो इससे क्या होगा, जो कंप्रेसर है वो लोड पे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर जो है मिनिमम प्रेशर डिफरेंशियल इन 4 बार दे रखा है और ये इस हैंडबेल कंप्रेसर के लिए, ये अकॉर्डिंग टू अलग अलग कंप्रेसर अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पर आपका 4 बार दिया गया है और ये कंप्रेसर पे डिपेंड करता है। इसमें भी कई सारे डिज़ाइंस हैं तो इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट या प्रॉब्लम की तरफ, कंप्रेसर अनेबल टू अनलोड। तो इसमें पिछले वाली प्रॉब्लम से मिलता जुलता ही काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है। तो पहला कॉज है कंप्रेसर के अनलोड ना हो पाने के, मॉड्यूलेशन सोलेनॉइड वाल्व क्लॉग्ड और बर्न, जो कि आपने अभी ऊपर भी देखा था। अगर मॉड्यूलेशन सोलेनॉइड वाल्व प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो गेट जो है ओपन या क्लोज नहीं होगा, ऑयल इंटर नहीं कर पाएगा या एग्जिट नहीं कर पाएगा जो स्लाइडिंग वाल्व का चैम्बर है उससे, और जो कंप्रेसर है वो अच्छे से अनलोड नहीं हो पाएगा। पिस्टन रिंग वॉन ऑफ, जो पिस्टन की रिंग्स होती हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, उस वजह से हो सकता है सिलेंडर डैमेज हो चुका है जिसके वजह से लीकेज हो रही है, तो इस वजह से भी कंप्रेसर क्या होगा, अनलोड नहीं हो पाएगा। तो या तो आपको सिलेंडर को चेंज करना है या जो लीकेज है उसको प्रॉपर तरीके से रोकना पड़ेगा। पिस्टन्स अगर ख़राब हैं या रिंग्स ख़राब हैं उनको रिप्लेस करना होगा। लुब्रिकेशन ऑयल इनसफिशिएंट, अगर आपके कंप्रेसर में ऑयल नहीं है तो क्या होगा, ऑयल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कंप्रेसर का, अगर वो उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको कंप्रेसर के अंदर क्रिएट होती हुई दिखाई देगी कुछ टाइम पीरियड तक। आपको ऑयल चार्ज करना होगा यहाँ पर। लीकेजेस एट इंटरनल डिस्चार्ज कवर प्लेट एंड इन कवर। तो यहाँ पर जो है इंटरनल डिस्चार्ज जो कवर प्लेट होती है अगर उसमें लीकेज है तो आपको उसको लीकेज को रोकना होगा। अगर ये लीकेज होती रहेगी तो आपका कंप्रेसर अनलोड नहीं हो पाएगा। सोलेनॉइड वाल्व वोल्टेज मिसयूज्ड। तो सोलेनॉइड वाल्व को सप्लाई जो होती है अगर वो मिसयूज्ड हो रही है, फ्लक्चुएशन है पावर में, तो सोलेनॉइड वाल्व प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। पिस्टन स्टकअप, यही प्रॉब्लम अभी ऊपर भी आपने देखी थी। अगर पिस्टन जो है वो स्टकअप हो चुके हैं तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब इसका लास्ट पॉइंट है कैपेसिटी कंट्रोल लॉजिक अनसूटेबल। कैपेसिटी कंट्रोल लॉजिक सिस्टम आप में से कितने लोगों को पता है, कमेंट करके ज़रूर बताना जिसको समझ में आया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है स्क्रू कंप्रेसर की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर कैपेसिटी कंट्रोल लॉजिक सिस्टम मैंने डिटेल में समझा रखा है, जिसको आप लोडिंग अनलोडिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक सिस्टम के लिए जो कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम लॉजिक सिस्टम होता है वो अलग अलग हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो आपके कंप्रेसर के लिए सूटेबल है वो यूज़ नहीं किया है तो ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है, आपका जो कंप्रेसर है वो अनलोड नहीं हो पाता या लोड पे नहीं जा पाता, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने कंप्रेसर के अकॉर्डिंग कैपेसिटी कंट्रोल लॉजिक सिस्टम यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट पे जो कि है या प्रॉब्लम पे, पुअर इंसुलेशन ऑफ मोटर। अगर ये कारण बनता है या ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। बैड कंप्रेसर मोटर कॉइल, कंप्रेसर की जो मोटर कॉइल है वो ख़राब है, इस वजह से ये हो सकता है। मोटर पावर टर्मिनल और बोल्ट वेट और फ्रॉस्टी,
आपको पता है सक्शन साइड पे काफ़ी ज़्यादा वेट रहता है, क्योंकि वहाँ पर स्वेटिंग आपको देखने को मिलती है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मोटर पावर टर्मिनल और बोल्ट बैड और डस्टी, आपका जो मोटर पावर टर्मिनल है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, उसके जो बोल्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं है, ज़्यादा डस्टी हैं, इस वजह से हो सकता है। बैड इंसुलेशन ऑफ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स, तो जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स होते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं हो पाते हैं, कॉन्टैक्टिक पॉइंट होते हैं ना, वहाँ पर कार्बन आ जाता है, तो उनको आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद साफ़ करना होता है। अगर वो साफ़ नहीं करेंगे तो कॉन्टैक्टर क्या है, आपस में होल्ड नहीं हो पाता। एसिडिफाइड इंटरनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लिक्विड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है या मॉइस्चर है, इसके वजह से क्या होगा, एसिडिफाइड हो जाता है इंटरनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और इस वजह से जो मोटर की कॉइल है या जो मोटर है वो क्या होगा, उसका इंसुलेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है। अगले पॉइंट को देखते हैं, मोटर कॉइल रनिंग लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली अंडर हाई टेम्परेचर। अगर आप अपने सिस्टम को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जो मोटर का इंसुलेशन है वो वीक होता है, पुअर होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, कंप्रेशर रीसेट काउंट्स टू मैनी टाइम्स, यानी कि आपका जो कंप्रेशर है वो बार बार ट्रिप हो रहा है, आप बार बार रीसेट कर रहे हैं, बार बार चला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी मोटर के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो रेमेडी बताई गई है वो दिखाई गई है, चेक द कॉइल, आपको कॉइल को चेक करना है, अगर उसका वो अगर बैड कंडीशन में आपको रिप्लेस करना है, मोटर का स्टेटर है जो उसको रिप्लेस करना है अगर वो बैड कंडीशन में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसका इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन की। यहाँ पर दिखाया गया है या यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है कंप्रेशर के स्टार्टिंग फेलियर और स्टार डेल्टा जो शिफ्टिंग फेलियर है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसके पीछे कौन सा कॉजेज़ रहने वाले हैं, कारण रहने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला जो कॉज है वो है स्लाइडिंग वाल्व पिस्टन अनेबल टू गो बैक टू इट्स लोएस्ट ओरिजिनल पोजीशन। तो जो स्लाइडिंग वाल्व होता है उसकी एक ओरिजिनल पोजीशन होती है, एक टॉप डेड पोजीशन होती है। अगर वो वापस से अपनी इन पोजीशन पे नहीं जा पा रहा है या स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं जा पा रहा है, तो इस वजह से भी जो कंप्रेशर है वो क्या होगा, स्टार्ट होने में फेलियर दिखाएगा, या जो शिफ्ट है स्टार्टिंग से डेल्टा में जो शिफ्ट होता है उसमें आपको फेलियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेमेडी यहाँ पर बताई गई है, चेक इफ़ द अनलोडिंग सैनलोड वाल्व इज एनर्जाइज वंस द कंप्रेशर शट डाउन, अनलोड द कंप्रेशर बिफोर शट डाउन। तो उस कंप्रेशर को बंद करने से पहले प्रॉपर तरीके से अनलोड होना इंपॉर्टेंट है कंप्रेशर का। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, कॉज पे आते हैं, जो कि है वोल्टेज इनकरेक्ट। अगर वोल्टेज इनकरेक्ट है, लो है, हाई है, सिंगल फेसिंग, ये सब चीज़ें होती हैं जो अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भी जो कंप्रेशर है वो स्टार्ट नहीं होगा या फेलियर दिखाएगा उसमें, या स्टार से डेल्टा में शिफ्ट होने में फेलियर देखने को आपको मिल सकता है। अगला पॉइंट, मोटर ब्रोक डाउन। अगर मोटर ख़राब हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है कंप्रेशर स्टार्ट होगा ही नहीं, स्टार डेल्टा तो शिफ्ट होने की दूर की बात है। मोटर थर्मिस्टर सेंसर ट्रिप, मैंने आपको बताया सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉइल को बचाने के लिए, उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए। कॉइल का एक टेम्परेचर होता है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉइल जल जाएंगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थर्मिस्टर सेंसर क्या करेंगे, बार बार मोटर को ट्रिप कराएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपको चेक करना है कि क्यों टेम्परेचर बार बार राइज हो रहा है, जो कि आप इनमें अभी देखने वाले हैं आगे चल के। इनकरेक्ट सप्लाई पावर कनेक्शन, जो पावर कनेक्शंस होते हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो वो आपको चेक करना है। स्टार डेल्टा टाइमर फेलियर, तो स्टार और डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसके बीच में जो शिफ्टिंग का टाइम पीरियड होता है उसके लिए एक टाइमर यूज़ किया जाता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा या आपका स्टार से डेल्टा में शिफ्ट नहीं हो पाएगा। डिस्चार्ज और सक्शन स्टॉप वाल्व क्लोज्ड, कंप्रेसर के डिस्चार्ज और सक्शन वाल्व अगर क्लोज्ड होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर काफ़ी राइज होगा, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर नहीं जा पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। इम्प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन नोड टर्मिनल्स ऑफ स्टार डेल्टा वायरिंग, स्टार डेल्टा जो वायरिंग है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो स्वेटिंग के वजह से या बाहर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से क्या होता है, जो नट बोल्ट्स होते हैं या कॉन्टैक्टर होते हैं, जो उनका कॉन्टैक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर कार्बन आना स्टार्ट हो जाता है, और जो पावर सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो आप इनको साफ़ करते हैं, और जिससे कि ये एक हेल्दी और लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहते हैं। अगले पॉइंट पे देखते हैं, रोटर लॉक्ड।
अगर जो रोटर है वो लॉक्ड हो चुका है, तो अगर रोटर नहीं घूमेगा तो आपका जो स्क्रू जो होते हैं, स्क्रू हेलिकल्स, वो भी नहीं घूमेंगे, तो कंप्रेशर नहीं चल पाएगा। अर्थ फॉल्ट, अगर जो आपकी कंप्रेशर की कॉइल है वो ओपन हो चुकी है, अर्थ हो चुका है, तो वो कंप्रेशर आपका नहीं चलने वाला जब तक आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन डिवाइस ट्रिप, अगर किसी वजह से कंप्रेशर को लगता है कि आपका जो सिस्टम है वो आउट ऑफ सेफ्टी हो चुका है, तो ऐसे में प्रोटेक्शन डिवाइस ट्रिप कर देंगे आपके कंप्रेशर को, जो कि इसका लास्ट कॉज था, कंप्रेशर स्टार्टिंग फेलियर और स्टार डेल्टा स्टार्टर शिफ्टिंग फेलियर का। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पे या प्रॉब्लम पे, जो कि है एबनॉर्मल वाइब्रेशन एंड नॉइज़ ऑफ कंप्रेशर। अब आपको अचानक से कभी ऐसा दिखे या लगे कि आपका जो कंप्रेशर है उसकी जो नॉइज़ है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से कॉजेज़ या कारण हो सकते हैं उसके पीछे के। डैमेज बेरिंग्स, जो बेरिंग्स होती हैं रोटर हेलिकल्स को या जो स्क्रू हेलिकल्स होते हैं उनको घुमाने की, वो जाम हो चुकी हैं या डैमेज हो चुकी हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नॉइज़ क्रिएट होंगी। फिनोमेना ऑफ लिक्विड कंप्रेशन, अगर आपका सक्शन साइड से रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है और कंप्रेशर में एंटर कर चुका है और जो स्क्रू हेलिकल्स हैं वो उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको नॉइज़ देखने को मिल सकती है। तो आपको सक्शन सुपरहीट प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके रखना होता है ऐसी कंडीशन में, जिससे कि लिक्विड ना इंटर कर पाए बिल्कुल भी कंप्रेशर के अंदर। फ्रिक्शन बिटवीन रोटर एंड कंप्रेशर चैम्बर, तो जो रोटर्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, आपस में रगड़ खा रहे हैं, कंप्रेशर चैम्बर से आपका जो रोटर है वो रगड़ खा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, अजीब सी नॉइज़ क्रिएट होगी, कंप्रेशर के अंदर के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा सारे पार्ट्स को। इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अंदर जो मूविंग पार्ट होते हैं उनको कूलेंट की तरह एक काम करता है ऑयल, और जो फ्रिक्शंस होते हैं उसको कम करता है, और जो बहुत बारीक पार्ट्स होते हैं ना जो आपस में काफ़ी नज़दीक से घूम रहे होते हैं, चाहे वो स्क्रू हेलिकल्स हों, तो वो एक फिल्म क्रिएट करता है उनके बीच में, जिससे कि वो आपस में रगड़ ना खाएं। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो उनके वेयर एंड टीयर के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपस में घिसने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको एबनॉर्मल वाइब्रेशन या नॉइज़ देखने को मिलेगी। लूजन इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। कोई अगर बाहर का पार्ट अंदर गिर चुका है या इंटरनल जो पार्ट है वो अगर ढीला होकर अंदर कंप्रेशर में गिर चुका है, तो जो मूविंग पार्ट्स होंगे उससे टकराएगा, तब भी आपको नॉइज़ देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड ऑफ द सैनलॉर्ड वॉल, तो सैनलॉर्ड वॉल्स में देखा होगा आपने, जब वो वर्क करता है तो उसमें एक हमिंग साउंड आता है। सिस्टम हार्मोनिक वाइब्रेशन कॉज बाय प्रॉपर पाइपिंग सिस्टम, अगर जो पाइपिंग सिस्टम है कंप्रेशर की वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तब भी आपको कुछ हार्मोनिक वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, जो कि सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। एक्सटर्नल डेब्रिस फॉलन इनटू द कंप्रेशर, जो पार्ट्स हैं बाहर के अगर वो कंप्रेशर के अंदर हैं या किसी कंडीशन से अंदर पहुंच चुके हैं, तो क्या होगा, जो कंप्रेशर में आपको एबनॉर्मल वाइब्रेशन नॉइज़ क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग वाल और रोटर, जो स्लाइडिंग वाल और रोटर है उसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें टकराव है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, आपको नॉइज़ क्रिएट देखने को मिलेगी एबनॉर्मल। मोटर रोटर रोटेट्स इम्बैलेंस, तो स्टेटर का जो रोटर होता है आपका मोटर का, वो अगर प्रॉपर तरीके से रोटेट नहीं कर रहा है या इम्बैलेंस है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक एबनॉर्मल वाइब्रेशन और नॉइज़ क्रिएट होती हुई दिखाई देगी, जो कि कंप्रेशर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपने देखे हैं, अगर ये क्रिएट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका कंप्रेशर एक ऐसी कंडीशन में चले जाता है जहाँ पर एक मोटा खर्चा आने वाला है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट या प्रॉब्लम पे, जो कि है कंप्रेशर डज नॉट रन, आपका कंप्रेशर चालू ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो समझते हैं। मोटर लाइन ओपन, अगर मोटर जो लाइन है वो ओपन हो चुकी है तो वो आपको चेक करनी है। ट्रिप्ड ओवरलोड, अगर ओवरलोड है, आपका कंप्रेशर ओवरलोड पे चल रहा है, टेम्परेचर राइज होगा और कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो इस वजह से ट्रिप होगा, कंप्रेशर नहीं चल पाएगा। स्क्रू रोटर सीज्ड, स्क्रू का जो रोटर है वो सीज्ड हो चुका है, वो जाम हो चुका है, उस वजह से कंप्रेशर रन नहीं करेगा आपका। मोटर ब्रोकन, अगर मोटर ब्रोकन हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है आपका पूरा सिस्टम नहीं रन कर पाएगा। अब बढ़ते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको नॉर्मली हर एक पार्ट में देखने को मिलता है। कंप्रेशर अदर कंप्रेशर्स में भी, चिलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है जब आपका गर्मी का पीक सीज़न होता है। हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर,
काफ़ी मेजर प्रॉब्लम जो कि हर एक चिलर में आपको देखने को मिलेगी हर एक सीज़न में। तो इनको समझते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इनके पीछे क्या क्या काउजेस हो सकते हैं? इनसफिशिएंट रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपका टेम्परेचर राइज होता है सिस्टम के अंदर, वो कूलिंग भी प्रोवाइड नहीं कराएगा और क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर वो राइज होगा और इस वजह से आपका हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया अंडर चार्ज ओवर चार्ज रेफ्रिजरेंट कॉइल के लिए बहुत नुकसान है, नुकसान पहुंचाने वाला काम करती है और उसको एक ओवरलोड कंडीशन में डालती है जिससे कि टेम्परेचर राइज होता है। दूसरा पॉइंट है कंडेंसर प्रॉब्लम और बैड हीट एक्सचेंज। तो जो कंडेंसर होता है चाहे वो वाटर कूल्ड हो या एयर कूल्ड हो, अगर वो बैड कंडीशन में है, अच्छे से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो आपको पता है कंडेंसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में या वाटर में या जो सेकेंडरी सब्सटेंस होता है उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है, उसको दे देता है और उसकी कूलिंग लेके रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। कंडेंसर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर राइज होगा ही, क्योंकि कंडेंसर से आगे जाने वाली रेफ्रिजरेंट गर्म ही रहेगी और फिर वो वापस से गर्म होकर और कंडेंसर में आएगी और ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो डिस्चार्ज बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर राइज होता रहेगा सिस्टम के अंदर का। अगला पॉइंट या कॉज है रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज, जो मैंने अभी आपको बताया। अंडर चार्ज ओवर चार्ज दोनों कंडीशन बैड कंडीशन है आपके चिलर के लिए। एयर मॉइस्चर इन द रेफ्रिजरेंट सिस्टम, अगर मॉइस्चर है सिस्टम के अंदर या एयर है तो ऐसी कंडीशन में भी हीट बढ़ती है सिस्टम के अंदर, जो कि आपके सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एयर या मॉइस्चर की कंडीशन में आपको रेफ्रिजरेंट को पूरा बाहर निकालना होता है और उसके बाद आपको वैक्यूम करके वापस से रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करना होता है, जिससे कि आप जितना भी मॉइस्चर या एयर है वो निकाल दें और जो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट है वो इसी वजह से बढ़ता है। नहीं तो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट भी कम होगा, क्योंकि जितनी जगह पर रेफ्रिजरेंट आनी चाहिए थी वहाँ पर आपकी मॉइस्चर आ चुकी है, जिससे कि जो क्या है आपका कूलिंग भी कम होगी और जो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट है पूरे सिस्टम का वो भी कम होगा। अगला पॉइंट है इम्प्रॉपर एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व आपको पता है कंडेंसर के बाद जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो इवेपोरेटर में क्या करता है, एक क्वांटिटी कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेंट की। अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से रेफ्रिजरेंट आगे नहीं भेजेगा, जिसके वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो अच्छे से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगी और आपका जो चिलर है वो हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर से रिलेटेड कोई ना कोई अलार्म या फेलियर दिखाएगा। इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन ऑयल, ये भी मैंने आपको बता दिया है, कूलेंट की तरह काम करता है ऑयल, फ्रिक्शन को कम करता है, टेम्परेचर जो राइज होगा उसको भी कम करेगा एक कूलेंट के तौर पे। अगर ये जो ऑयल है वो कम हो चुका है सिस्टम में तो ऑब्वियसली बात है हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। डैमेज बेयरिंग्स अगर डैमेज हो चुकी हैं तो रोटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, जो स्क्रू हेलिकल्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, तो हाई डिस्चार्ज प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला पॉइंट या जो प्रॉब्लम या कॉज है वो है इम्प्रॉपर वॉल्यूम रेशियो वैल्यू। तो जो वॉल्यूम रेशियो वैल्यू होती है अगर वो इम्प्रॉपर है आपके सिस्टम में तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा स्लाइडिंग वाल या जो वॉल्यूम रेशियो क्या मतलब डिस्चार्ज और सक्शन के बीच में जो रेशियो है वो कम ज़्यादा है या इम्प्रॉपर इम्बैलेंस है, तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग वाल को चेंज करना है या उसकी सेटिंग को अच्छे से रखना है जिससे कि वॉल्यूम रेशियो जो वैल्यू है वो प्रॉपर रहे और हाई डिस्चार्ज का प्रॉब्लम टेम्परेचर आपको ना देखने को मिले, हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर का जो प्रॉब्लम है। नो सिस्टम एडिशनल कूलिंग, तो कंप्रेशर मैंने एक पार्ट ऐसा बताया जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर अलग से आपको कूलिंग की ज़रूरत होती है, तो आपको अलग से लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम या ऑयल कूलर सिस्टम लगाना होता है। अगर आपका कंप्रेशर एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चलता है और उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है आपका कंप्रेशर लूजेस ऑयल। कंप्रेशर जो है वो अपना ऑयल लूज़ कर रहा है बार बार, तो ये क्यों होता है इसको देखते हैं। लैक ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट जो है वो काफ़ी कम है जिससे क्या होगा, जो ऑयल है वो रेफ्रिजरेंट के साथ जाएगा अदर पार्ट्स में और शायद ही वो वापस आए, तो आपको चेक करना है। चेक ऑफ लीक्स, चार्ज एडिशनल रेफ्रिजरेंट, लीक चेक करनी है। रेफ्रिजरेंट कम है तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है प्रॉपर तरीके से उसके ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से चिलर के। इम्प्रॉपर सिस्टम पाइपिंग, अगर पाइपिंग का जो सिस्टम है वो इम्प्रॉपर है तब भी आपका ऑयल कंप्रेशर से बार बार बाहर निकलेगा, अदर पार्ट्स में पहुंचेगा और वापस नहीं आ पाएगा। लिक्विड्स फिल्स बैक, जो लिक्विड है वो क्या है फिल्स बैक कर रहा है या जो लिक्विड है वो बार बार आपका कंप्रेशर में आ रहा है और लिक्विड के साथ एक ऐसा कनेक्शन होता है ऑयल का जो कि क्या करता है पूरे रेफ्रिजरेंट सिस्टम को एसिडिफाई करता है, जो कि अभी ऊपर आपने देखा था जो पुअर इंसुलेशन वाला
प्रॉब्लम था उसमें आपने देखा था एसिडिफाइड रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है या सिस्टम है, तो वो लिक्विड के वजह से हो सकता है। और इस कंडीशन में लिक्विड के साथ ऑयल कंप्रेशर से बाहर अदर पार्ट्स में पहुंच सकता है और कंप्रेशर पे वापस नहीं आता है। तो ये कारण होते हैं आपके कंप्रेशर लूजेस ऑयल के। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि है लो सक्शन प्रेशर, जो कि हमने सबसे पहले देखा था। लो सक्शन प्रेशर मैंने अभी आपको बताया था, कई कारण ऐसे हैं जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो लो सक्शन प्रेशर में क्या होगा, लैक ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट है वो कम है, जो कि एक ऑब्वियस सा ही पॉइंट है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो सक्शन प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कम ही रहेगा, तो आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज करनी है अकॉर्डिंग टू योर चिलर ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर। इवेपोरेटर डर्टी और आइस्ड, इवेपोरेटर अगर गंदा है, आइस्ड है, उसमें आइस बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है और ये आपने देखा होगा बहुत बार। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब रेफ्रिजरेंट आपका शॉर्टेज रहता है रेफ्रिजरेंट का सिस्टम के अंदर, तो आइस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, ये एक साइन रहता है। रेफ्रिजरेंट अगर सिस्टम में कम है तो बहुत ज़्यादा आइस फॉर्म होती है इवेपोरेटर साइड या सक्शन साइड पे, तो आपको अच्छे से इवेपोरेटर को साफ़ करना है। और आप अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देंगे प्रॉपर तरीके से, ये आइस्ड फॉर्म होना भी बंद हो जाएगी। क्लॉग्ड लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर, जो फिल्टर ड्रायर होते हैं, जो एक्सपेंशन वाल से पहले आपका जो फिल्टर ड्रायर्स लगे रहते हैं, फिल्टर ड्रायर्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, क्लॉग्ड हो चुके हैं, तो भी लो सक्शन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो कंडेंसर से आने वाली रेफ्रिजरेंट है लिक्विड लाइन से आगे प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको उनको रिप्लेस करना है। क्लॉग्ड सक्शन लाइन और कंप्रेशर सक्शन स्ट्रेनर, तो अगर ये दोनों क्लॉग्ड हैं, जाम हो चुके हैं, तो इनको रिप्लेस करना है। एक्सपेंशन वाल्व माल फंक्शनिंग, तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, क्वांटिटी को कंट्रोल करता है इवेपोरेटर में जब लिक्विड फॉर्म जारी होती है रेफ्रिजरेंट की, तो वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा जो एक्सपेंशन वाल्व है, तो रेफ्रिजरेंट प्रॉपर तरीके से इवेपोरेटर में नहीं जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी, इस वजह से भी आपको लो सक्शन प्रेशर देखने को मिलेगा। कंडेंसिंग टेम्परेचर टू लो, अगर कंडेंसिंग टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है, तो ये प्रॉब्लम लो सक्शन प्रेशर की आपको देखने को मिलेगी। तो आपको कंडेंसिंग टेम्परेचर बढ़ाना होगा, रेगुलेट करना होगा। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो मैंने कई नई प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है। वहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक एक जैसे थे उनकी मैंने अलग अलग लिस्ट बना दी है, जिससे कि आपको आसानी होगी किसी भी एक कॉन्सेप्ट या टॉपिक को समझने के लिए। तो ज़रूर जाके देखिएगा सारी नई प्लेलिस्ट को। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस के साथ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर ये PDF जो है वो आपको आसानी से प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।